अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपके सामने जो है वो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 नहीं सॉरी विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका लेंगे एलसीएम ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। तो चूँकि डिनोमिनेटर में जो है वो दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, लिहाजा दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लिख लूँगा x प्लस 4 इंटू एक्स। ठीक है। तो ये एक्स प्लस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। जितने जो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है। अब x प्लस 1 से ये x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है जी। x माइनस 5 आप पहले लिखना चाहें तो भी ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये x जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसको हम ये करते हैं कि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय x जो है वो x ही रह जाएगा। सो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्केयर एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं इसी तरह से कर लेता हूँ जी। ये माइनस फ़िलहाल मैं एज इट रहने देता हूँ, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x इंटू एक्स एक्स स्केयर एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो माइनस 5x हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 4 या 4 5 20। ठीक है जी। और ये हमारे पास, चलो जी फ़िलहाल मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1। और ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जी। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है ये बन जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको उधर ले जाता हूँ ताकि इधर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सॉरी ये प्लस का है तो ये अब आके ये माइनस का हो जाएगा माइनस 4x। और ये माइनस माइनस प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू, ये जाके उधर डिवाइड होगा तो एग्जैक्ट चूँकि सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक हो गया बच्चे। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3x है, ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 4x है। 5x माइनस 4x तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। तो 3x ही है, 3x प्लस 1x विच इज़ इक्वल टू 4x। ठीक है जी। और ये माइनस प्लस 20। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव रखना है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ जो है वो ले जाता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे 0 बच जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4x ये वाला, तो ये इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा। और ये हमारे पास प्लस 20 जो है ना वो इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर छुरा चलेगा तो छुरा चला देते हैं जी। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा जो है वो आंसर है। अब चूँकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, लिहाजा हम ये कहेंगे इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बच्चों। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट मौजूद है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बटे के नीचे दोनों नंबर डिफरेंट हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लूँगा। ठीक है। अब ये x प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस 3 जो है वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दरमियान में प्लस है, एक्स प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 25/12। ठीक है जी।
अच्छा, अब हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री, प्लस इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2ab, 2 फार्मूले का और 2 ये 2 टू द 4 इंटू एक्स जो है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसको, चले मैं इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स, टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू एक्स, टू थ्री द सिक्स प्लस सिक्स, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 25/12, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर एक, ये एक्स स्क्वायर दो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 2x² जो है ये बन गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x²। फिर उसके बाद x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास ये है 3 + 1 4, 4 and 4 8, ठीक है। ये हमारे पास 8x बन जाएगा प्लस 8x, और फिर लास्ट में ये 3 + 4 7, सो ये यहाँ पे 7 बच गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है x² और ये हमारे पास 3x + 2x, ये हो जाएगा 5x और प्लस 6, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 25/12, ठीक है। अब हम इसका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 12 इंटू 2x² प्लस 8x प्लस 7, विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक हो गया जी। अब हम इसको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 दूने 24 हो जाएगा, ये 24x², और ये 12 को जब हम 8 के साथ जो है वो ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 12 8 96 96x, और 12 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 84, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x² हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 125 हो जाएगा, ठीक है, साथ में x, और 25 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास बन जाएगा 150 प्लस 150, ठीक हो गया बच्चे। अब जो है वो यहाँ पे गौर से देखें तो एक तरफ हमारे पास 25x² है और दूसरी तरफ 24x² है, तो छोटा कौन है, यही है, तो इसी को बुज़ुर्गों के चरणों में जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो ये है, ये भी छोटा है, लिहाजा इसको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी छोटा है, तो हर नंबर को हम उसके हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे x² के लिहाज से ये छोटा है, x⁻1 के लिहाज से ये छोटा है, और x⁻0 यानी कि कांस्टेंट नंबर के लिहाज से ये जो, लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, विच इज़ इक्वल टू 25x² माइनस 24x², और उसके बाद यहाँ पे प्लस 125x, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 96x, और ये हमारे पास प्लस का 150 और ये माइनस का हो जाएगा 84, ठीक है जी। तो ये 0 है। अच्छा, 25x² माइनस 24x², ये बन जाएगा हमारे पास जस्ट x², और यहाँ पे हमारे पास है जी 125 माइनस 96, इसको ज़रा माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 29x, ठीक है। और ये 150 माइनस 84 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 66, और ये 0 इधर जो था वो इधर आ गया है, तो ये है जी इसका आंसर, ठीक हो गया बच्चे। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। जी बच्चों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, x² माइनस x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0, ये है हमारा क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा टारगेट ये होगा कि हमने ये जो x² वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना होगा ये लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 20, तो ये बन जाएगा माइनस 20x², ठीक है। अब माइनस 20x² को मैं जो है वो फैक्टराइज करूँगा इस तरह से कि मेरे पास दो ऐसे नंबर जो है वो आ जाएं जिनको ऐड या माइनस करूँ तो ये माइनस x आ जाए,
और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो वापस यही -20x² ही आना चाहिए। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जस्ट कोफिशिएंट को लें और उसको जो है वो मल्टीप्लाई उसके फैक्टर बना लें, ठीक है। तो अभी आपने इसके साथ प्लस माइनस वगैरह भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने जो है वो नंबर लिखने। तो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 10, फिर 2 पे डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 5, फिर 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, फिर अब मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 3 नंबर्स आ चुके हैं। तो पहले दो का अगर मैं पेयर बना लूँ और आखिरी का पेयर बना लूँ तो ये बन जाएगा 2 2 द 4 और ये बन जाएगा 5, ठीक है। क्या 5 और 4 को किसी तरह से, और चूँकि यहाँ पे हमें x² लेके आना है तो लिहाजा इसके साथ भी x लगा लें और इसके साथ भी x लगा दें। तो 4x 5x, क्या इससे हमारे पास माइनस x आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इसको 4x - 5x करूँ तो ये -x के ही इक्वल है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 4x इंटू -5x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो 4 5 ज़ा -20 इंटू x²। तो लिहाजा यही हमारे दो फैक्टर्स हैं जो बनेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको मज़ीद ये सिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो मैं आपको फैक्टर्स पुट कर दिया करूँगा ताकि आप जो है वो आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो अब सोल्यूशन में चलते हैं जी। x², तो मैं इस दरमियान वाला जो -x है इसकी जगह मैं ये दो फैक्टर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 4x - 5x किसके इक्वल आ रहा है? -x के इक्वल आ रहा है। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये -5x + 4x -20 = 0। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे सवाल कर सकते हैं और आप लोगों का सवाल ये होना भी चाहिए कि सर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 4x - 5x, आंसर तो -x ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपने जो है वो -5x पहले लिख दिया है, 4x बाद में लिखे। क्या इससे क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हट्टा कट्टा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि पहले दो नंबर्स में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। पहले दो नंबर्स के अंदर से यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को कॉमन लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे x² है तो x आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक x मौजूद है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर से x कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स के अंदर से 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये x - 5 बन जाएगा, यहाँ से +4 कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ से 4 बाहर जा चुके, सिर्फ x रह जाएगा। 20 को जब आप 4 पर डिवाइड करोगे तो -5 रहेगा। और मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप यहीं पे चेक करना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप ये देख लें कि क्या दोनों टर्म्स के अंदर से कोई एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो x - 5 और x - 5 दोनों में मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे x - 5 जो है मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ x, और यहाँ पे क्या बच गया? +4 = 0। अब फिर इनकी लड़ाई होगी कि 0 जो है वो मेरी वजह से नहीं इसकी वजह से आ रहा है, तो आप कहेंगे दोनों की वजह से 0 आ रहा है। तो लिहाजा x - 5 = 0। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया था उनको पता होगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। x + 4 जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे जो है ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर करें, ताकि वो लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भाई साहब आपका अपना नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो वैसे वो लेक्चर बना दिया है। अच्छा खैर, यहाँ से जो है वो x - 5 = 0, यहाँ पे जो है जब -5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, और x = -4। तो ये दो x की वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी हैं। तो एट द एंड हमने इसका जो आंसर लिखना है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, SS = यहाँ पे जो है वो हम ब्रैकेट लगाएंगे -4 और 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। जी बच्चे, अब आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट मौजूद है जो कि दिखने में बड़ा अजीब व गरीब सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। अजीब तो नहीं है लेकिन हम इसको गरीब ज़रूर कर देंगे क्योंकि बहुत आसान है ये, ठीक है। अच्छा जी, 3y² = y × y - 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3y² एज इट y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y × y² हो जाएगा, फिर y मल्टीप्लाई पे -5 तो -5y हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ। सो 3y² ये इधर आके -y² हो जाएगा, ये माइनस का 5 था जो इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा = 0, ठीक है। अब 3y² - y² = 2y² + 5y = 0। अब इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? हमें जस्ट y कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, लेकिन y तो है ना जो y और y² में जो है वो मौजूद है। सो y यहाँ से कॉमन लेंगे, सो y 2y + 5
विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब ये पहला नंबर 0, ये दूसरा नंबर 0, और हम कहेंगे दोनों ही 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक y की वैल्यू आ गई, y विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2y विच इज़ इक्वल टू -5 एंड y विच इज़ इक्वल टू -5/2। ठीक है, एक y की वैल्यू ये आ गई है, ठीक हो गया, और एक y की वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे मैं जो है वो सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ, जो कि इसका आंसर होगा सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/2, 0। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है जी बच्चों, अब हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट मौजूद है, जो कि है जी 4 - 32x विच इज़ इक्वल टू 17x²। 17x² को मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव ही रहे, लिहाजा इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू 17x²। ये माइनस का 32x है, वो उधर जाके प्लस का 32x हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, 17x² प्लस 32x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो आपने जो x² वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ, ताकि हम फैक्टर्स निकाल सकें। तो ये 17x² को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 68x²। ठीक है, सो ये बन जाएगा -68 जो है ये बन जाएगा। तो 68 को जो है मैं वो लूँगा, और उसके बाद 62 लिख दिया मैंने, 68। ठीक है, अब मैं इसके बनाऊँगा फैक्टर्स। ठीक है जी बच्चों, मैंने इसके फैक्टर्स जो है वो आपके सामने लिख दिए हैं। मैंने टाइम ताकि आपका बच जाए इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो अब ये आपके पास जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं, 2, 2 और 7। चले मैं पेयर बनाता हूँ पहले 2 का, तो 2 दूनी 4 और ये एक 17। ठीक है, तो क्या 17 और 2 को किसी तरह से कंबाइन करके 32x यानी कि मिडिल टर्म आ जाएगी? तो आंसर है नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो अब क्या हमारे फैक्टर्स गलत हो गए? फैक्टर्स ठीक हैं, हमारी पेयरिंग गलत है। हमने यानी कि इनके जो पेयर बनाए हैं ना वो गलत बनाए हैं। तो अब हम इसके पेयर्स जो है वो चेंज करेंगे। ये जानबूझ के मैंने जो है ना वो उलट लिखा था। अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाले को हम अकेला रखते हैं, ये 2 और ये हमारे पास 17 × 2, ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 34, और ये हमारे पास 2। इसके साथ x लगा दें, इसके साथ x लगा दें। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इन दोनों का कुछ इस तरह से पेयर बने कि ये मिडल टर्म जो है वो हमारे पास आ जाए। तो अगर मैं 34x माइनस 2x जो है वो करूँ तो ये मेरे पास 32x जो है ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फैक्टर्स जो है वो आ चुके हैं। और अगर आप गौर से देखें, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करवा दूँ -2x के साथ, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो यही 68x² ही आता है। ठीक है बच्चे, तो लिहाजा ये हमारे पास फैक्टर्स जो है वो आ चुके हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? 34x माइनस 2x। आप इसको जिस मर्जी ऑर्डर में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 34 लिख दें या पहले 2 लिख दें, इट्स ओके, बिल्कुल ठीक होगा। जी बच्चों, अब जो है वो ये फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 17x²। 32 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 34x माइनस 2x। तो ये प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? गौर से देखें तो ये x² है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 34 है। तो 17 जो है वो 34 जो है वो 34 जो है वो 17 के टेबल में आता है, लिहाजा 17 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहाँ पे 17x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 17 बाहर, x² में से एक x बाहर, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। यहाँ पे 34 को अगर मैं 17 पे डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर बचेगा 2। ठीक है, प्लस 2x बाहर जा चुका है। यहाँ से -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और ये माइनस बाहर कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो जस्ट 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। और ये हमारे पास साबित हो चुका है, दोनों फैक्टर्स, दोनों में से ये एक एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। इट्स मीन हमारे फैक्टर्स भी सही है, हमारा क्वेश्चन भी सही है। तो अब यहाँ पे x + 2 चूँकि दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये कॉमन आ गया, और यहाँ से पहली पूरी टर्म के अंदर से बच गया सिर्फ 17x, और यहाँ से बच गया -2 विच इज़ इक्वल टू 0। लड़ाई फिर होगी कि इसकी वजह से 0, उसकी वजह से, हम कहेंगे दोनों की वजह से 0। लड़ो नहीं, दोनों मरो, 0 के बराबर हो जाओ। ठीक है, x + 2 विच इज़ इक्वल टू 0 और 17x विच इज़
-2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। लें जी, एक तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। यहाँ पे 17x विच इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2/17। तो लिहाजा ये दूसरा सोल्यूशन सेट भी हमारे पास आ चुका है। तो ये दोनों आंसर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट सोल्यूशन सेट लिख दूँगा, सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू -2, 2/17। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह रहे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।